हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कपास की खेती के बारे में बताने वाला हूं, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कपास का वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम स्पेसीज या गॉसिपियम अर्बोरम कह सकते हैं, गॉसिपियम हिरसुटम कह सकते हैं, गॉसिपियम बारबंडेस कह सकते हैं, गॉसिपियम हर्बेसम कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो कपास होता है ये 4 प्रकार का होता है। तो अभी कौन कौन सा होता है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक आप लोग इतना जानिए कि कपास का जो वैज्ञानिक नाम है गॉसिपियम स्पेसीज होता है। इसका जो फैमिली वो मालवेसी है, मालवेसी फैमिली से आता है कपास। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका ऑरिजिन है भारत में, इंडिया में इसका ऑरिजिन है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती भारत में की जाती है और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत में ही होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। गॉसिपियम अर्बोरियम, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो गॉसिपियम अर्बोरियम है यह एक देसी कपास की प्रजाति है। दोस्तों यह एक देसी कपास है जिसमें 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसम, इसे देसी कपास या एशियाई कपास के रूप में जाना जाता है। इसमें क्रोमोसोम 13 पाए जाते हैं। अगला है गॉसिपियम हिरसुटम, इसे अमेरिकन कपास के रूप में जाना जाता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वह 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है गॉसिपियम बारबंडेस, यह 12 मासी प्रकार का कपास है और मिस्र का कपास है। इसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा कि कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिपियम स्पीशीज। कपास किस फैमिली से आता है तो मालवेसी फैमिली से आता है। इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत है। भौगोलिक क्षेत्र वितरण क्या है दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत में ही उगाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। इसकी 4 प्रजातियां हैं। पहला है गॉसिपियम अर्बोरियम, यह एक देसी कपास है, इसमें 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसम, ये देसी कपास या एशियाई कपास के रूप में जाना जाता है, इसमें भी 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है गॉसिपियम हिरसुटम, इसे अमेरिकन कपास के रूप में जाना जाता है, इसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और अगला है गॉसिपियम बारबंडेस, यह 12 मासी प्रकार का कपास है, इसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यह मिस्र की कपास है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक जानकारी। आगे देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। कपास का आर्थिक महत्व क्या है या कपास का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कपास सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसलों में से एक है जो मानव जाति और सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कपास दोस्तों महत्वपूर्ण जो फाइबर फसलें होती है उनमें से एक है जो मानव जाति और सभ्यता के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि के साथ साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इसके महत्व के कारण इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कृषि के साथ साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इसका जो महत्व है उसी के कारण इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास मुख्य रूप से इसके रेशे के लिए उगाया जाता है, जिनका उपयोग मानव के कपड़े को बनाने के लिए किया जाता है। कपास का उपयोग मुख्य रूप से मानव कपड़े आदि को बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे धागा बनाना और अन्य रेशों से मिलाना और बिनौला से तेल निकालना आदि। दोस्तों कपास का तेल भी निकलता है, कपास में जो बिनौला होता है उसमें से तेल निकलता है। कपास के बीज के प्रोटीन में लगभग 70% आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो पोषक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यह था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। फिर से सुनिएगा कि कपास का आर्थिक महत्व क्या है। तो कपास सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसल में से एक है जो मानव जाति और सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कपास कृषि के साथ साथ औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इसका महत्व होता है, इसी कारण इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास मुख्य रूप से इसके रेशे के लिए उगाया जाता है, जिसका उपयोग मानव जाति कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, धागा बनाना और अन्य रेशों से मिलाना और बिनौले से तेल निकालना आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कपास के बीज के प्रोटीन में लगभग 70% आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं जो पोषक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है कपास को। तो कपास एक ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल जलवायु की फसल है। कपास एक ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल जलवायु की फसल है। इसके लिए वार्षिक वर्षा
60 से 110 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। कपास में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पौधे में गूलर और फूल झड़ जाते हैं। कपास में दोस्तों यदि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाएगा तो पौधे में से गूलर और जो फूल होते हैं वह झड़ जाते हैं। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सर्वोत्तम होता है। कपास की वानस्पतिक वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। गूलर बनते समय दिन का तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा ठंडी रात सर्वोत्तम होती है। आगे देखते हैं। फूल बनते समय तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। फूल तथा गूलर बनते समय वातावरण में RH 70% होनी चाहिए। कपास को पकते समय तेज चमकती धूप या शुष्क वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यह था कपास को कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वह। फिर सुनिएगा कपास को कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो कपास दोस्तों एक ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल प्रकार की जलवायु की फसल है। इसके लिए वार्षिक वर्षा जहाँ पे दोस्तों 60 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त होता है। यदि 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाएगा तो इसके जो गूलर बनते हैं और फूल बनते हैं वह झड़ जाएंगे। गूलर बनते समय दोस्तों जो कपास के लिए तापमान चाहिए, दिन का तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात जो है दोस्तों वह ठंडी होती है तो सर्वोत्तम होता है। और इसके वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वोत्तम होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। फूल बनते समय तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। यदि कपास का फूल बन रहा है तो तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। और फूल और गूलर बनते समय वातावरण में जो RH होता है दोस्तों वह 70% होनी चाहिए। कपास को पकते समय तेज चमकती धूप या शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यह था कपास को कैसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं सॉइल कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास को। तो कपास सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है, जैसे रेतीली दोमट मिट्टी, दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी। कपास दोस्तों सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो उपयुक्त होता है, सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है दोस्तों। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास के लिए। कपास को अच्छी नमी धारण क्षमता वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास को अच्छी नमी धारण क्षमता वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं इसकी वैरायटियां कौन कौन सी है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना फिर से एक बार आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जहाँ न समझ में आए हो आपका दोबारा समझ में आ जाए, रिवीजन भी हो जाए यही तुरंत ही। तो इसकी वैरायटियाँ कौन कौन सी है? तो F414, G27, RS89, H777, भारती, सावित्री, गोदावरी, अंजलि, सुजाता, सुवीन, सुमन, कृष्णा, गंगानगर अगेती, JK हाइब्रिड, संजय, महालक्ष्मी, वासलक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा, भाग्या, हम्पी, अमरावती, MCU5, MCU6, MCU7, MCU8, MCU9, शामली, लोहित, HD11, विकास, शिखर। दोस्तों ये सब जो मैंने बताया अभी ये सब प्रजातियां थी, इसकी वैरायटियां थी। ये सब दोस्तों क्या थी? इसकी वैरायटियां थी, किस्म थी। और दोस्तों प्रमुख किस्में थी ये कपास की। आगे देखते हैं। सोविंग टाइम क्या होता है कपास की बुआई का समय। तो जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ कपास की बुआई मई के दूसरे सप्ताह से सॉरी जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ कपास की बुआई मई के दूसरे सप्ताह से जून के पहले सप्ताह के बीच एक बुआई पूर्व सिंचाई करके की जानी चाहिए। तो दोस्तों जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ बुआई से पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, उसके बाद इसकी बुआई करनी चाहिए। और कब करनी चाहिए? मई के दूसरे सप्ताह से जून के पहले सप्ताह के बीच में। अगला पॉइंट है सिंचित स्थिति में कपास की बुआई मानसून की शुरुआत के साथ की जानी चाहिए। जहाँ सिंचित स्थिति होता है दोस्तों, जहाँ पे सिंचाई हो गई अपने आप बारिश के पानी से, वहाँ कपास की बुआई मानसून की शुरुआत के साथ की जानी चाहिए। आगे चलते हैं। सीड रेट की बात करें दोस्तों, बीज दर कितनी बीज की आवश्यकता होती है। तो देसी कपास में 10 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज लगता है और अमेरिकन कपास में 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो दोस्तों जो देसी कपास होता है उसमें L/L 45 से 60 सेंटीमीटर होता है और P/P 40 से 45 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों जो अमेरिकन कपास होता है उसमें L/L 60 से 90 सेंटीमीटर होता है और P/P 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं डेप्थ। इनमें दोस्तों जो गहराई होती है दोनों में लगभग सेम होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोआ जाता है दोस्तों। अब देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधियाँ। तो ये दो विधि से बोया जाता है, एक होता है दोस्तों छिटकवा विधि, एक होता है लाइनर विधि। तो पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है लाइन सोइंग।
आगे देखते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। कितने दोस्तों मैन्यूर की क्या फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है कपास को। तो दोस्तों जो एफवाईएम होता है, एफवाई मतलब दोस्तों फार्म यार्ड मैन्योर, वह 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से, सॉरी दोस्तों गलती से टच हो गया था, तो जो इसे एफवाईएम की आवश्यकता होती है वह 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। और जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वह 240 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और जो पोटेशियम की आवश्यकता होती है, सॉरी फास्फोरस की, वह 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और जो पोटेशियम की आवश्यकता होती है वो 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। तो कपास को कितने मैन्यूर और फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, तो एफवाईएम 10 टन प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन 240 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं इरिगेशन, सिंचाई। तो अंतिम प्रभावी वर्षा के बाद अच्छी नमी धारण करने वाली काली मिट्टी में 20 से 25 दिनों के अंतराल में पर सिंचाई कर देनी चाहिए। रेतीली मिट्टी में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। रेतीली मिट्टी पर 10 से 12 दिनों में सिंचाई करनी चाहिए, और जो नमी वाली मिट्टी है दोस्तों उसमें 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब देखते हैं वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, खरपतवारनाशी। तो कपास की उच्च पैदावार करने के लिए या तो हाथों से या शाकनाशी द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक होता है। दोस्तों यदि खेत में ज़्यादा खरपतवार रहेंगे तो जो उत्पादन है किसी भी कोई भी फसल हो, यदि उसका उत्पादन ज़्यादा आप लोग चाहिए तो उत्पादन कम हो जाता है, किसकी वजह से, खरपतवार की वजह से। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए बुआई से 5 से 6 सप्ताह बाद पहली सिंचाई से पहले हाथ से या कुदाल से सूखी निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी होता है। तो दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि सिंचाई से 5 से 6 सॉरी बुआई से 5 से 6 सप्ताह बाद पहली सिंचाई से पहले हाथ से या कुदाल से सूखी निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को नियंत्रित करने में बहुत लाभदायक होता है, बहुत प्रभावी होता है। दोस्तों यही बताया जा रहा है। आगे देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट, तो कपास के गूलर पे रोए पाए जाते हैं, कपास का जो गूलर होता है उस पे रोए पाए जाते हैं, जिसे बुआई से पहले हटा देते हैं। इसी क्रिया को डिफ्यूजिंग कहा जाता है। डिफ्यूजिंग दो तरह से होता है। दोस्तों सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, कपास के गूलर पे रोए पाए जाते हैं जिसे बुआई से पहले हटा देते हैं, इस क्रिया को डिफ्यूजिंग कहा जाता है। डिफ्यूजिंग दो तरह से किया जाता है। तो देखते हैं पहला फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। बीज को 10 से 12 घंटे पानी में डुबो देते हैं, फिर गोबर, राख अथवा मिट्टी के साथ मिलाकर हाथ से रगड़कर रेशे को अलग कर लेते हैं। इसके बाद बीज को पानी में साफ करके कुछ समय तक छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। तो दोस्तों इसी क्रिया को कहा जाता है फिजिकल मेथड ऑफ डिफ्यूजिंग। दूसरा होता है केमिकल मेथड ऑफ डिफ्यूजिंग। तो सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में 2 मिनट अथवा जिंक क्लोराइड के घोल में 10 मिनट तक डुबोने से बीज को स्वच्छ पानी में साफ करके 4 से 6 घंटे तक भिगोया जाता है। फिर उसे निकाल कर सुखाकर खेती में बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह था सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, कपास से गुलर पर रोए पाए जाते हैं जिससे बुआई से पहले हटा देते हैं। इस रोए को हटाने की क्रिया को डिफ्यूजिंग कहा जाता है। डिफ्यूजिंग दो तरीके से होता है। पहला होता है फिजिकल मेथड, जिसमें बीज को 10 से 12 घंटे पानी में डुबो देते हैं, फिर गोबर की राख अथवा मिट्टी के साथ मिलाकर हाथ से रगड़कर रेशे को अलग कर लेते हैं। इसके बाद बीज को पानी में साफ करके कुछ समय तक छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। दूसरा होता है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में 2 मिनट तक अथवा जिंक क्लोराइड के घोल में 10 मिनट तक डुबोने से बीज को स्वच्छ पानी में साफ करके 4 से 6 घंटे तक भिगोया जाता है, जिससे दोस्तों उसके जो रुएं वो साफ हो जाते हैं। और रुएं साफ हो जाने के बाद दोस्तों उसे सुखाकर बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आप हार्वेस्टिंग, कटाई। तो कपास को हाथ से 3 से 4 तुड़ाई में काटा जाता है। कपास को हाथ से 3 से 4 तुड़ाई में काटा जाता है। दोस्तों कपास एक बार में ही नहीं कटता, 3 से 4 बार में इसी को काटा जाता है। जब डोंडे पूरी तरह से फूटने लगे और कपास नीचे लटकने लगे तो तुड़ाई करनी चाहिए। जब डोंडे जो कपास के होते हैं वो पूरी तरह से फूटने लगे और कपास नीचे लटकने लगे तो भी इसे तुड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार तोड़े गए कपास को साफ सतह पर 2-4 घंटों के लिए धूप में सूखने के लिए फैला देना चाहिए। फिर दोस्तों आखिरी तुड़ाई के तुरंत बाद कपास की छड़ियाँ दोस्तों जो होती हैं, जो कपास का पौधा खेत में खड़ा है सूखा हुआ, उसको जड़ों सहित खेत से बाहर निकाल लेते हैं और शेष पौधे के अवशेषों को मिट्टी में पलटने वाले हल से जुताई कर देते हैं। तो दोस्तों यह था हार्वेस्टिंग। अभी भी दोस्तों मैं सभी फिर से बताऊंगा तो आप लोग टेंशन न लीजिए।
इसके बाद दोस्तों ईल्ड की बात करें, उपज की बात करें तो उपज कितना प्राप्त होता है, तो अमेरिकन कपास में दोस्तों 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है, और जो देसी कपास होता है उसमें 1200 से 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त होता है। मतलब दोस्तों जो कपास होता है वह प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मैंने जितना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, आप लोगों को जहाँ पे नहीं समझ आया वो सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जिसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, फिर से मैं बता रहा हूँ रिवीजन के लिए। तो कपास का जो विज्ञान नाम है वो गॉसिपियम स्पीशीज, फैमिली मालवेसी, क्रोमोसोम 26 पाए जाते हैं। इसका ओरिजिन है भारत में। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत में ही उगाया जाता है। और इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर गुजरात में उगाया जाता है। इसकी 4 दोस्तों वैरायटी हैं। पहला है गॉसिपियम अर्बोरियम, यह देसी कपास की विधि है। देसी कपास इसमें 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसम, यह भी देसी कपास या एशियाई कपास के रूप में जाना जाता है, इसमें भी 13 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तीसरा है गॉसिपियम हिरसुटम, इसे अमेरिकन कपास के रूप में जाना जाता है, जिसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चौथा है गॉसिपियम बारबंडेस, यह 12 मासी प्रकार का कपास है, जिसमें 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यह मिस्र का कपास है। तो ये हो गया दोस्तों कपास के बेसिक जानकारी। इसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कपास सबसे महत्वपूर्ण फाइबर जो फसल होती है उनमें से एक होता है, जो मानव जाति की सभ्यता के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि के साथ साथ जो कपास होता है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे सफ़ेद सोना के रूप में भी जाना जाता है, या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास मुख्य रूप से इसके रेशे के लिए उगाया जाता है, जिनका उपयोग मानव के कपड़े को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे धागा बनाना, अन्य रेशों से मिलाना, बिनौला से तेल निकालना आदि कार्यों के लिए दोस्तों कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास के बीज के प्रोटीन में लगभग 70% आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जो पोषक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो कपास एक ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल जलवायु की फसल है। इसके लिए जो वार्षिक वर्षा है वो 60 से 110 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में दोस्तों जो कपास का उत्पादन होता है वो आसानी से हो सकता है। कपास में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पौधे में से गूलर और फूल झड़ जाते हैं। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वोत्तम होता है। गूलर बनते समय दिन का तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा रात ठंडी सर्वोत्तम होती है। और दोस्तों फूल बनते समय तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। जब भी कपास का फूल बन रहा है तो तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। फूल तथा गूलर बनते समय वातावरण में आर्द्रता 70% होनी चाहिए। कपास को पकते समय तेज चमकती धूप या शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट सॉरी इसके बाद देखेंगे सॉइल कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कपास सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन दोस्तों कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। कपास को दोस्तों अच्छी नमी वाली जल निकासी वाली काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी वैरायटियाँ हम लोगों ने देखा था तो बहुत सी वैरायटियाँ हैं, जिसमें से कुछ वैरायटियाँ लोग हम लोग देखेंगे। जिसमें दोस्तों पहली है अब 414, G27, RS89, H777, सुजाता, सुमन, कृष्णा, गंगानगर अगेती, संजय, महालक्ष्मी, वास लक्ष्मी, बीकानेरी, नरमा, भाग्या, अमरावती, MCU5, MCU6, MCU7, MCU8, MCU9, शामली, और दोस्तों HD11, विकास, शिखर। दोस्तों ये सब थी क्या वैरायटियाँ। अब देखेंगे सोविंग टाइम, बुआई का समय। तो जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ कपास की बुआई मई के दूसरे सप्ताह से जून के पहले सप्ताह के बीच एक बुआई से पहले सिंचाई करके की जाती है। और जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचित स्थिति में कपास की बुआई मानसून के शुरुआत के साथ की जानी चाहिए। तो ये हो गया सोइंग टाइम। अब देखेंगे सीड रेट। सॉरी दोस्तों, सीड रेट क्या होता है, मतलब दोस्तों बीज दर। तो देसी कपास में दोस्तों 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगते हैं, और अमेरिकन कपास में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से। स्पेसिंग की बात करें तो देसी कपास में यल से यल की दूरी 45 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर, और पी 40 से 50 सेंटीमीटर, और अमेरिकन कपास में यल बाई यल 60 से 90 सेंटीमीटर, और पी 50 से 70 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। यदि डेप्थ की बात करें तो दोनों में सेम होता है। डेप्थ दोस्तों दोनों में 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसकी मेथड की बात करें बुआई की विधि की, तो इसकी दो विधियाँ होती है। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, दूसरा होता है लाइन सोइंग। तो ब्रॉडकास्टिंग मतलब दोस्तों होता है छिटकवा विधि, और लाइन सोइंग मतलब होता है लाइन से बुआई करना। तो ये इसकी दो विधियाँ हैं, ब्रॉडकास्टिंग और लाइन सोइंग। उसके बाद है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसे 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से
FIM की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन 240 किग्रा प्रति हेक्टेयर, जो फास्फोरस होता है वह 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और पोटेशियम 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। सिंचाई की बात करें तो दोस्तों जहाँ पे नमी वाली मिट्टी है उसमें 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, और जहाँ पे रेतीली मिट्टी है उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। वीड मैनेजमेंट की बात करें खरपतवार की, तो खरपतवार को दोस्तों हाथ से निकाल सकते हैं, या दोस्तों खरपतवारों को निकालने के लिए शाकनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बुआई से 5 से 6 सप्ताह बाद पहली सिंचाई से पहले हाथ से या कुदाल से सूखी निराई उड़ाई करके दोस्तों खरपतवारों को निकाल देंगे, जो बहुत ही उपयुक्त होता है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो कपास के गूलर पे रोएं पाए जाते हैं, जिसे बुआई से पहले हटा देते हैं। इस हटाने की क्रिया को डिफ्यूजिंग कहा जाता है। डिफ्यूजिंग दो तरीके से होता है। पहला होता है फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगा देते हैं, डुबो देते हैं, फिर गोबर से या राख में रगड़ कर, हाथ से रगड़ कर रेशे को अलग कर लेते हैं। इसके बाद बीज को पानी में साफ करके कुछ समय तक छाया में सुखाकर बुआई करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, इसे रासायनिक विधि कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में 2 मिनट तक अथवा जिंक क्लोराइड के घोल में 10 मिनट तक डुबोने से बीज को स्वच्छ पानी में साफ करके 4 से 6 घंटे तक भिगोया जाता है। उसके बाद उसे निकाल कर छाया में सुखाकर बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, कटाई। इसी कटाई कब की जाती है, तो कपास को हाथ से 3 से 4 तुड़ाई में काटा जाता है। जब डोंडे पूरी तरह से फूटने लगे और कपास नीचे लटकने लगे तभी तुड़ाई करनी चाहिए कपास की। इस प्रकार तोड़े गए कपास को साफ सतह पर 2-4 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए फैला देना चाहिए। फिर आखिरी तुड़ाई के तुरंत बाद कपास की छड़ियों को, या कपास की जो दोस्तों पौधे, सूखे पौधे खेत में खड़े हैं, उनको जड़ों सहित खेत से बाहर निकाल दें, और शेष पौधे के अवशेषों को मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं उनसे जुताई करके मिट्टी में दबा दें। यील्ड की बात करें, उपज की बात करें, तो जो अमेरिकन कपास होता है उसमें 2500 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज प्राप्त होता है, और देसी कपास में 1200 से 1500 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बीज प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।